गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक चैप्टर पढ़े थे डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो अवकलन जो है पूरी तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अवकलन के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। यानी कि जो अवकलन वाला जो चैप्टर पढ़े थे उसी का क्या हमें पढ़ना है, अब अनुप्रयोग पढ़ना है। अनुप्रयोग मतलब उसका अप्लीकेशन देखना है। बात समझ रहा है? यानी कि अवकलन जो है उसका अनुप्रयोग क्या है, यानी कि उसका एप्लीकेशन क्या है। चैप्टर का नाम अपना है अवकलज के अनुप्रयोग। बात समझ आ गया? अवकलज के अनुप्रयोग, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज के अनुप्रयोग, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज के अनुप्रयोग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर है सबको? ये तो अपने चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, तो जो अवकलज हम पढ़े थे यानी कि अवकलन, तो अवकलन में क्या था, किसी राशि में परिवर्तन की दर। किसी चीज़ में हम क्या कर रहे थे, परिवर्तन की दर निकाल रहे थे, तो उसी को हम क्या बोल रहे थे, अवकलन। जैसे कि डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, भी का मतलब वेग और टी का मतलब समय। तो वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो क्या हो गया, डी वी बाई डी टी। क्लियर है? तो उसी तरीके से इसमें जो सबसे पहला हेडिंग है वह है राशियों के परिवर्तन की दर। अब हमें किसी राशि में परिवर्तन की दर देखना है। परिवर्तन, परिवर्तन मतलब क्या हुआ, शब्द से पता चल रहा है, परिवर्तन यानी कि बदलना। परिवर्तन मतलब बदलना यानी कि चेंज होना। तो हमें क्या करना है जी, किसी राशि में हमें किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी किस रेट से परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। बात समझ आ गया? तो हेडिंग अपने पास है राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्लियर है? राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो देखिए इसमें क्या है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर क्या होता है। तो राशियों यानी कोई भी राशि, कोई भी राशि में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो राशि जैसे मान चलिए यहाँ पे लिखा हुआ डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी इक्वल टू क्या होता है, ए। साइंस में हम पढ़े जी, डी वी बाई डी टी यानी वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है? वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ये कैसे पता करेंगे? तो हम आपको अवकलन में बताए थे जो चीज़ नीचे लिखा रहता है उसी के सापेक्ष क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, डी टी। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, डी टी, यानी कि यहाँ पे टी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जो चीज़ नीचे लिखा रहेगा उसी के सापेक्ष परिवर्तन होगा। नीचे टी लिखा है यानी टी के सापेक्ष परिवर्तन। किस में परिवर्तन, तो भी में परिवर्तन, यानी भी में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बात समझ आ गया? यानी कि वेग में समय के सापेक्ष, वेग में समय के सापेक्ष, क्योंकि जो चीज़ नीचे लिखा रहेगा उसी के सापेक्ष होगा। ऊपर भी है, भी का मतलब वेग, नीचे टी है, टी का मतलब समय। तो वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डी वी बाई डी टी का मतलब, यानी वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब आगे देखिए, जैसे कि अगर दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, उसी को हम क्या लिखे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। यानी राशि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? तो राशियों में परिवर्तन की दर, तो राशियों में परिवर्तन की दर क्या हो गया, जो डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y में x के सापेक्ष
परिवर्तन की दर, यानी जो चीज़ नीचे लिखा रहेगा उसी के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो नीचे क्या लिखा है, x, तो x के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, जो राशियों के परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है जो अवकलज, अवकलज का मतलब यानी कि अवकलन, अवकलज ds/dt। तो s जो होता है, ये जो हमारे पास s लिखा है, s क्या होता है, दूरी, यानी कि s क्या होता है, दूरी, और t क्या होता है, समय अंतराल। s क्या होता है, दूरी, और t क्या होता है, समय अंतराल। तो वहाँ पे लिखा हुआ है ds/dt। तो ds/dt का मतलब क्या हुआ, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जैसे वहाँ पे हम देखे थे वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जिसको हम क्या लिखे हैं, ds/dt, यानी कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो उसको हम क्या लिखे हैं, ds/dt। क्लियर है। तो अब इसी चीज़ में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो अवकलज ds/dt से हमारा तात्पर्य समय अंतराल, यानी ds/dt से हम क्या समझ रहे हैं, ds/dt से हम क्या समझ रहे हैं, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, जो अवकलज ds/dt से हमारा तात्पर्य समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से है। जो चीज़ नीचे लिखा है उसके सापेक्ष परिवर्तन, तो ds/dt, तो समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, ds/dt। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए इसी प्रकार यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है, यानी अब क्या बोला है, यदि कोई राशि y है, उस राशि y में किसी दूसरी राशि x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, यदि कोई राशि y है, उस राशि y में किसी दूसरी राशि x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, किसी दूसरी राशि x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे, तो जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यहाँ पे किसके सापेक्ष परिवर्तन है, x के सापेक्ष, यानी कि राशि y में राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो देखिए परिवर्तन होती है तो dy/dx या f'(x) x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। क्लियर है। तो y राशि y में राशि x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, dy/dx। सबको क्लियर है। अब देखिए आगे वही चीज़ फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या dy/dx x इक्वल टू x0 x के सापेक्ष, यहाँ पे क्या है, नीचे x है, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। और वहाँ पे x बराबर x0 जो है वहाँ पे x का वैल्यू आपको दिया रहेगा। अवकलन करने के बाद x के जगह पे हम x0 रख देंगे, अवकलन करने के बाद x के जगह पे हम x0 रख देंगे, तो वहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्व होके हमें परिवर्तन की दर जो ज्ञात करना है वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए प्राचलिक फलनों का अवकलन आपको बताए थे, प्राचलिक फलनों का अवकलन हम आपको बता चुके हैं। तो प्राचलिक फलनों का अवकलन जो था उसमें क्या था, दो वेरिएबल था x और y। तो दो वेरिएबल x और y जो था वो एक तीसरे वेरिएबल में था, वो तीसरा वेरिएबल कौन सा था, t। x और y जो दो वेरिएबल था वो एक तीसरा वेरिएबल था उसके अंदर, जिसमें वो फलन परिभाषित था। तो उसके लिए हमें dy/dx निकालना था। जैसे कि y बराबर था f(t) और x बराबर भी था f(t), यानी कि y जो है वो t में फलन है और x जो है वो भी t में फलन है, यानी कि x और y दो वेरिएबल है और वो दोनों वेरिएबल जो है एक तीसरे वेरिएबल t में फलन है। बात समझ आ गया। इस चीज़ का हम आपको अवकलन जो है हम बताए थे, यानी कि हम एक हेडिंग लिखे थे, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन।
यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन और अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ठीक है, तो ये फलन क्या है जो इसमें अस्पष्ट ये, तो अब यहाँ पे जो हमें प्राचलिक, वो अस्पष्ट नहीं, सॉरी, प्राचलिक रूप फलनों का, प्राचलिक, वो अस्पष्ट नहीं था, क्या था, प्राचलिक फलनों का अवकलन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचल। पैरामीट्रिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचल। यानी कि प्राचलिक फलनों का अवकलन हम पढ़े थे, और अस्पष्ट नहीं, हम क्या पढ़े थे, प्राचलिक फलनों का अवकलन, प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो उसमें प्राचल जो था, प्राचल क्या था, टी, प्राचल क्या था, टी। तो प्राचलिक फलनों का अवकलन जो हम पढ़े थे, उस प्राचलिक फलनों के अवकलन को हम कैसे निकाले थे, जैसे y बराबर एफ ऑफ टी है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एफ डैश टी, और डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एफ डैश टी। हम क्या किए थे, y और x दोनों t में फलन था, तो y वाले फलन को भी t के सापेक्ष अवकलन, x वाले फलन को भी t के सापेक्ष अवकलन, दोनों का t के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब हमें निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, y का अवकलन और बटे x का अवकलन, प्राचल रूप में बताए थे, y का अवकलन और बटे x का अवकलन। तो y का अवकलन ये रहा, यानी कि dy बाई डी टी अपॉन एक्स का अवकलन ये रहा, डी एक्स बाय डी टी। यहाँ पे दो प्राचलिक रूप में दे रखा था, y और x जो था वो एक अगले वेरिएबल, एक दूसरा वेरिएबल t में फलन था, तो जिसमें वो फलन था उसी के सापेक्ष x और y दोनों का हम क्या किए, अवकलन किए। और अवकलन करने के बाद हमें निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या किए, y के अवकलन को x के अवकलन से भाग कर दिए, y के अवकलन को x के अवकलन से भाग कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन। ठीक है, तो यानी कि राशियों में परिवर्तन की दर हमें तो अच्छे से समझ में आ गया, जो परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष परिवर्तन, तो जो चीज़ नीचे लिखा रहेगा, जैसे डी एस बाई डी टी, तो दूरी s में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दूरी s में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, दो राशियाँ x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है हो, अर्थात x बराबर एफ ऑफ टी और y बराबर जी ऑफ टी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है सबको। तो ये तो हो गया राशियों में परिवर्तन की दर, ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हमें किस टाइप का पूछेगा, जो क्वेश्चन हमें इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लेके। तो चैप्टर का नाम अपना था अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि जो हम अवकलन पढ़े थे ठीक वही है, बस उसी का क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन है। देखिए हम दो चार जो है एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है, जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन देखा है।
जो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें वृत्त का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को पता करना होगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उस वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब वृत्त का क्षेत्रफल पता रहेगा फिर हमें ढूंढना होगा तो उसमें जो परिवर्तन हम निकालेंगे वो परिवर्तन किसके सापेक्ष निकालेंगे, वो परिवर्तन हम किसके सापेक्ष निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल दिया है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें, यानी कि हमें जो परिवर्तन निकालना है वो उसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि r का जो मान है, r का मान भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, यानी कि इसका अब हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास क्या दिया है, एक वृत्त दिया है। पहले हम वृत्त के बारे में सोचेंगे, जो वृत्त क्या है वो चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, तो देखिए माना कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर r है। यानी कि हम मान लिए, कंसीडर कर लिए क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, तो उसको हम डिनोट कर दिए ए से, और त्रिज्या रेडियस उसको डिनोट कर दिए आर से। हम मान लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल ए है और त्रिज्या क्या है, आर है। अब क्या करेंगे, अब हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। उसका सूत्र क्या है, ठीक है, तो देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं कि a बराबर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ए का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि किसके सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल जो है वो किसके सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला में क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7। पाई का मान क्या है, 22/7 या फिर 3.14। पाई का मान कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, पाई का मान कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। ये पाई तो परिवर्तन होगा नहीं, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कब बढ़ेगा कब घटेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ त्रिज्या आर पे। अगर आर का मान बढ़ाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर आर का मान घटाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा। क्लियर है, आर का मान बढ़ाने से वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा और आर का मान घटाने से वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा। तो क्वेश्चन में हम क्षेत्रफल बोला था वृत्त का, वहाँ तक तो लिख लिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन मतलब बदलना, परिवर्तन मतलब बदलना। और अभी आपको बताए थे परिवर्तन जिसके सापेक्ष होगा वो चीज़ कहाँ लिखा होगा, नीचे लिखा होगा। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा वो कहाँ लिखा होगा, नीचे लिखा होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो है उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी कि r के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम क्या कर रहे हैं, r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए क्या होगा, a का अवकलन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे,
जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो चीज़ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो चीज़ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आर के सापेक्ष, तो वो चीज़ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। देखिए डी ए बाय डी आर हो गया। ए का अवकलन डी ए बाय डी आर किसके सापेक्ष कर रहे थे, आर के सापेक्ष, तो एक का अवकलन क्या हो गया, डी ए बाय डी आर इक्वल टू पाई तो नियतांक है, पाई तो नियतांक है, नियतांक बाहर आ जाएगा, नियतांक है तो नियतांक बाहर आ जाएगा, बचा क्या, आर स्क्वायर, लिख देंगे डी आर स्क्वायर। अब बटे में क्या आएगा, डी आर, क्योंकि हम आर के सापेक्ष परिवर्तन निकाल रहे हैं। किसके सापेक्ष है, आर के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा उस चीज़ को हम नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिख दिया आर। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए बाई डी आर बराबर पाई, देखो आर स्क्वायर का अवकलन, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर को आगे लेंगे, इनकी 2r, आर स्क्वायर का क्या हो गया, 2r हो गया, क्योंकि आर के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर का हो गया 2r। देखो तो डी ए बाई डी आर ये लाइन देंगे, और हमें आर का मान दे रखा है बराबर वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यहाँ तक का तो यही आंसर हो गया, लेकिन आगे बोला है जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो डी ए बाई डी आर जो निकाले हैं इसी में रख देंगे आर बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर, देखो पाई इंटू 2 इंटू आर का मान कितना है 5 बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 पाई। ये किसका मान आ गया, डी ए बाई डी आर का मान, डी ए बाई डी आर बराबर 10 पाई। अब हमें इसका मात्रक लिखना है, इसका मात्रक लिखना है, यानी कि इसका यूनिट, यानी कि किस रेट से ये परिवर्तन हो रहा है, हमें इसका मात्रक लिखना है। ये किस रेट से ये परिवर्तित हो रहा है, तो मात्रक लिखने के लिए आपको सोचना नहीं होगा, एकदम सिंपल सा है। देखिए जो चीज़ इधर लिखा रहेगा उसी को देख के हम मात्रक लिखेंगे। इधर क्या है, ए का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन यानी बटे, नीचे क्या है आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है, दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है, दूरी है, और दूरी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, सेंटीमीटर, तो जाएगा सेंटीमीटर। बस में आ गया, हमारे पास आ गया, क्या निकल के आ गया, डी ए बाई डी आर। डी ए बाई डी आर का मतलब क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वैसे हमें निकालना था। जो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ये रहा ऊपर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है किसके सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो मात्रक जो है, मात्रक हमें लिखना बहुत ही जरूरी होगा, हम मात्रक के बिना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। हमें मात्रक जो है वो लिखना ही पड़ेगा, और लिखने के लिए बहुत ही आसान है। ऊपर त्रिज्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर बटे, ये रहा बटे, नीचे दूरी है तो दूरी का सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यानी कि बस हमें लैंग्वेज को आराम से समझना है, और समझने के बाद हम वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारे पास है, देखिए उसमें है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके
तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, जो हमें वृत्त दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या हुआ है, घन दे दिया है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, घन दिया है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमें जो था वो क्षेत्रफल था, लेकिन इसमें क्या है, घन का आयतन है, ठीक है। तो पहले जो भी कुछ दे रखा है उन सब चीज़ को हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है, लैंग्वेज के फॉर्म में तो सॉल्व नहीं करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो जो भी चीज़ है उसको हम पहले लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, माना कि घन का आयतन बराबर भी। घन का जो आयतन है, आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो उसको हम लेट कर लिए, घन का आयतन क्या है, भी है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर S। जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको हम मान लिए S, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, S से। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, उसको हम प्रदर्शित करते हैं S से। तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया S। अब हम क्या करते हैं, घन की किनारा यानी उसके कोर की लंबाई, घन के किनारा यानी उसके कोर की लंबाई जो है वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, हा? लेकिन उसको हम लेट करते हैं एक वेरिएबल के फॉर्म में। देखो तो यहाँ पर दे रखा है, यदि इसके कोर की लंबाई, तो घन के कोर की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। घन के कोर की लंबाई जो है उसको मान लियो कितना है, x सेंटीमीटर है। तो घन के कोर की लंबाई भी हमें पता चल गया, घन का आयतन का भी नाम हम दे दिए, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे दिए। अब हमें सबका फॉर्मूला लिखना है। अब हमें सबका फॉर्मूला लिखना है, किस चीज़ का कौन सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको पता है, ये सब चीज़ जो है हम बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में 9th में हम ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अब इन सब चीज़ का फॉर्मूला तो हम आपको बताएंगे नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है आप 8 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी था, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार क्या हुआ, देखिए एक घन का आयतन क्या दे रखा है, आयतन, आयतन को क्या लिखे थे, भी। क्लियर है। तो एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ का बढ़ना या फिर घटना, अगर कोई भी चीज़ बढ़े या फिर घटे तो वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, बदल रहा है। वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। बढ़ेगा तो भी और घटेगा तो भी, दोनों केस में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बात समझ आ गया। यहाँ पे घन का जो आयतन है वो क्या बोल रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो परिवर्तन को हम क्या लिखते हैं, dy/dx। परिवर्तन को क्या लिखे थे, dy/dx। यानी कि dy/dx का मतलब क्या था, राशि y में राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, राशि y में राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे जब हम परिवर्तन लिखेंगे तो क्या होगा, एक घन के आयतन, आयतन में परिवर्तन dv इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यानी इसके बटे में क्या आएगा, उस चीज़ के बारे में सोचना हमें। इसके बटे में क्या आएगा, उस चीज़ के बारे में हमें सोचना है। और उसको सोचने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसके मात्रक को देखेंगे। इधर वाले को देख के पहले क्वेश्चन में मात्रक लिखे थे, अब मात्रक को देख के ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूब,
सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, किसका मात्रक होता है, आयतन का। ऊपर आयतन है, अब फिर बटे, तो बटे नीचे क्या है, सेकेंड, और सेकेंड का किसका यूनिट है, समय यानी कि टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv/dt। क्लियर है। तो dv/dt का मान आ गया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये चीज जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए वी नो डैट v इक्वल टू यानी कि v क्या है, आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला, घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसका कोण की लंबाई क्या है, x, तो x और उसका क्या होता है, q। क्लियर है। ये आयतन का लंबाई होता है। जब आप लोग 8-9 में पढ़े हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहता है जो घन के कोण की लंबाई a है, स्मॉल a, घन के कोण की लंबाई a है, उसके आयतन का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया होगा। तो आयतन क्या होता है, AQ। घन का अगर कोण की लंबाई a है तो उसका आयतन क्या होगा, AQ। तो यहाँ पे कोण की लंबाई x है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, XQ। ठीक है। अब इसमें परिवर्तन निकालेंगे। परिवर्तन कहाँ है, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। परिवर्तन क्या है, समय के सापेक्ष। इसमें परिवर्तन निकालेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी इसमें ये जो आयतन है, आयतन में हम t के सापेक्ष परिवर्तन निकालें। t का मतलब समय के सापेक्ष। देखिए v में परिवर्तन क्या होगा, dv/dt इक्वल टू, इसका परिवर्तन क्या होगा, dx², क्योंकि पहले तो पावर 3 था, 3 को आगे लिए अब पावर में से 1 कम कर दिए। ये तो पावर का अवकलन हुआ था। अब किसका करेंगे, x का। x का अवकलन कितना होता है, 1, लेकिन कब होता है, जब x के सापेक्ष करते हैं। और यहाँ पे किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। तो x का अवकलन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dx/dt। x का अवकलन t के सापेक्ष क्या हो गया, dx/dt। अब देखो dv/dt का मान पता है, जो dv/dt है उसका मान क्या है, 9 बराबर 3x² dx/dt। ये 3 से 9 कैंसिल 3 बार में, तो 3 बराबर x² dx/dt। यहाँ से dx/dt का मान निकालेंगे। dx/dt का मान हो जाएगा 3/x²। इस मान को हम यहाँ पे रहने देते हैं। हमारे पास dx/dt का मान मिल गया 3/x²। ये तो हमें वॉल्यूम में यानी कि आयतन में परिवर्तन दे रखा था। आयतन के परिवर्तन को जब हम हल किए तो वहाँ से एक रिलेशन मिला है। इसमें ये जो dx/dt है उसका मतलब क्या हुआ, x का मतलब उसके कोण की लंबाई। तो कोण के लंबाई में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वो कितना आ गया, 3/x²। लेकिन क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, देखिए तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में परिवर्तन देखना है। सरफेस एरिया में परिवर्तन, जो सरफेस एरिया में परिवर्तन कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया को हम क्या लेट किए थे, S। तो देखिए वी नो डैट S इक्वल टू सरफेस एरिया, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो a की जगह पे क्या है, x, तो 6x²। क्लियर है। ये सब चीज़ 8वां 9वां में हम फॉर्मूला पढ़े थे। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² यानी कि 6x²। तो ये तो हमारे पास हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखेंगे। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं इसमें हम समय के सापेक्ष परिवर्तन देखेंगे। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसमें हम टी के सापेक्ष परिवर्तन निकाल लें। तो एस का परिवर्तन क्या होगा, ds/dt इक्वल टू 6 वैसे रहेगा। x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। x² का हो गया 2x। अब किसका करेंगे, x का। x का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्या होगा dx/dt। तो ये जाएगा ds/dt इक्वल टू, देखो 6 × 2 12x dx/dt। तो ds/dt
x इक्वल टू, मान हमें दे रखा है, देखो यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर क्या है, कोर की लंबाई x का मान कितना है 10, तो ds/dt एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू एक्स का मान रख देंगे कितना 10 गुना dx/dt कितना है, dx/dt का मान 3/x², तो 3/x², तो x के जगह पे आ जाएगा 10 गुना 10, क्योंकि क्या है x², x का मान 10, तो 10 गुना 10, या फिर देखो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको ले देते हैं 12x गुना dx/dt का मान 3/x², एक x से एक x कैंसिल, क्या गया ds/dt इक्वल टू 36/x, तो ds/dt x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 36/10 बराबर 36 में 10 से भाग देंगे तो 3.6, 36 में 10 से भाग देंगे तो 3.6। अब इसका मात्रक लिखना क्या है s का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पर नीचे क्या है टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, बोला था पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के दर से परिवर्तित होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्वेश्चन में हमें आराम से जो चीज़ दे रखा होगा, अब बाकी 8th 9th वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को याद रखेंगे, एप्लीकेशन जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तरंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या देखा है, एक स्थिर झील में क्या होता है पानी होता है, तो क्या बोला है एक स्थिर झील यानी पानी क्या है रुका हुआ है, पानी क्या है रुका हुआ है, तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से सेंटीमीटर की गति से चलती है।
जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हमें डायग्राम जो है, डायग्राम का नाम हमें बोल दिया है, जो क्या होगा, वृत्त। तो वृत्ताकार है, वृत्ताकार में क्या हो जाएगा, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे, ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखिए, हम जो है वृत्ताकार जो पथ है, इनके यहाँ पे बोला है वृत्ताकार तरंग, ठीक है, वृत्ताकार तरंग हम लेट कर लेते हैं। माना कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या बराबर आर, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल बराबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो हम तो सबसे पहले कंसीडर कर लिए जो तरंग जो है वो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार पथ का त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है, और उसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब देखिए, तो वृत्ताकार का मतलब क्या हुआ, एक वृत्त। वृत्ताकार का मतलब क्या हुआ, एक वृत्त। तो क्वेश्चन में क्या है, जो एक जगह पे हमें परिवर्तन की दर दे रखा है, एक जगह पे हमें परिवर्तन की दर दे रखा है। तो क्वेश्चन देखिए, जब बोला है कि एक झील है जो कि रुका हुआ है, यानी कि स्थिर झील है। तो स्थिर झील का मतलब क्या है, उसका पानी रुका हुआ है। तो पानी जब रुका हुआ है तो उसमें एक पत्थर जैसे आप डालोगे, तो जैसे ही पानी में पत्थर डालेंगे, तो पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, पत्थर जैसे ही पानी के सतह पर जाएगा, पत्थर जैसे ही पानी की सतह पर जाएगा तो पानी को क्या करेगा, हटाएगा। जिस सतह पे जाएगा उस पानी को वहाँ से क्या करेगा, हटाएगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। जब पानी को हटाएगा तो वही बोला है, जब पानी जब हटेगा तो वो पानी क्या है, वृत्ताकार है, यानी वृत्त के रूप में चारों तरफ से हटेगा। वो क्या है, एक वृत्त में हटेगा। तो पत्थर जब सतह पे आया थोड़ा सा पानी हटेगा, सतह से थोड़ा अंदर जाएगा, क्योंकि उस पत्थर को क्या है, नीचे जाना है। और जब वो पत्थर नीचे जाएगा तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे, यानी कि जैसे ही उसमें सतह बने पे जाएगा तो थोड़ा सा पानी फैलेगा। वो पानी फैलते फैलते क्या होगा, पहले छोटा सा वृत्त बनेगा, फिर बड़ा वृत्त बनेगा, फिर बड़ा वृत्त बनेगा, फिर बड़ा वृत्त बनेगा, ऐसे करके क्या होगा, वृत्त बनते जाएगा। यानी कि अगर आपको नहीं पता होगा तो कहीं भी आप स्थिर कोई भी बकेट यानी कि बाल्टी में भी आप पानी रख लीजिएगा, और जब पानी स्थिर हो जाएगा तो उसमें आप एक पत्थर डाल के देखिएगा। पत्थर जैसे ही डालिएगा वहाँ पे क्या होगा, एक वृत्त के रूप में तरंग जो होगा वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड तरंग। तो तरंग क्या अभी बताए थे आपको, पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। यानी कि वृत्त का पहले छोटा वृत्त था, फिर बड़ा बना, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। यानी वृत्त की क्या हो रहा है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जब तक वृत्त की त्रिज्या नहीं बदलेगा तब तक वृत्त का बड़ा सा वृत्त नहीं बनेगा। यानी छोटा वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या छोटा चाहिए और बड़ा वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या बड़ा चाहिए। यानी कि त्रिज्या को हम परिवर्तित करते जाएंगे तो वृत्त क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे बोला है जो उसके पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। उसका तरंग जो चल रहा है वो कितने से चल रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या चल रहा है, डी आर, क्योंकि ऊपर आर है, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब लंबाई, तो लंबाई का यूनिट हो गया सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, टाइम। इनकी डी आर बाई डी टी का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमें डी आर बाई डी टी का अमाउंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो है क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो पूछा है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित होगा। क्लियर है। तो क्षेत्रफल हमें वृत्त का पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वी नो डेट ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, हम इसमें आर के सापेक्ष परिवर्तन करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो जब हम त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन क्या होगा, देखिए ए का परिवर्तन डी ए बाय डी आर, पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का परिवर्तन 2r, ये सॉरी
त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन नहीं, किसके सापेक्ष है, टाइम के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो गया 2r। अब आर का करेंगे तो आर का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, आर का क्या हो गया अवकलन, पहले आर स्क्वायर का किए तो 2r, फिर आर का किए डी आर बाई डी टी। अब देखिए डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू, इसकी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू देखो पाई गुना 2 गुना आर, आर का मान कितना है 10 गुना डी आर बाई डी टी कितना है 4। देखिए क्या हो जाएगा 10 चौक 40, 40 दूनी 80 पाई। अब इसका मात्रक लिखेंगे, ऊपर क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर, नीचे क्या है टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम परिवर्तन की दर हम पढ़ रहे थे, तो परिवर्तन की दर एकदम आसान है, जो हम अवकलन पढ़े थे वैसा ही है, कुछ बस थोड़ा सा बहुत यहाँ पे फॉर्मूला हमें 8 9 वाला लिखना है, अब बाकी जो है सिंपल सा हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो उस एग्जाम्पल से पहले हम एक नोट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं, उस नोट पॉइंट में क्या है, जब अगर परिवर्तन की दर अगर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आता है दर से बढ़ रही है, तो अगर परिवर्तन की दर दिया रहेगा बढ़ रही है तो धनात्मक लेंगे, अगर घट रही है तो हम ऋणात्मक लेंगे। यानी कि परिवर्तन की दर अगर बढ़ेगा तो हम धनात्मक लेंगे और घटेगा तो हम ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो हम नोट पॉइंट लिखते हैं, इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट पॉइंट है परिवर्तन की दर अगर बढ़ेगा, परिवर्तन की दर अगर बढ़ेगा तो हम क्या लेंगे धनात्मक, और परिवर्तन की दर अगर घटेगा तो हम क्या लेंगे ऋणात्मक। सबको क्लियर है, परिवर्तन में दर अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बढ़ रहा है तो धनात्मक लेंगे और घट रहा है तो ऋणात्मक लेंगे साइन के साथ। तो वही नोट पॉइंट को हम लिख रहे हैं। देखिए x का मान बढ़ने से, x का मान बढ़ने से यदि y का मान बढ़ता है तो dy बाई डी एक्स धनात्मक होता है, और x का मान बढ़ने से, x का मान बढ़ने से यदि y का मान घटता है तो dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यानी कि क्या लिखा हुआ है, यदि x का मान बढ़ने से y का मान बढ़ता है, अगर x का मान बढ़ने से y का मान बढ़ता है तो dy बाई डी एक्स का मान हम क्या लेंगे धनात्मक लेंगे, लेकिन यदि x का मान बढ़ने से y का मान घटता है तो उस केस में हम क्या लेंगे dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम याद रखेंगे, अगर x का मान बढ़ने से dy बाई डी एक्स बढ़ेगा तो मान धनात्मक होगा, और x का मान घटने से यदि dy बाई डी एक्स घटेगा तो उस समय मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। x का मान बढ़ने से अगर dy बाई डी एक्स का मान बढ़ेगा तो क्या होगा धनात्मक, और घटेगा तो क्या होगा ऋणात्मक, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसी पॉइंट पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 तक हो गया था, अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही
क्वेश्चन बोल दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है और चौड़ाई y सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लिख दिए। अब क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए, किसी आयत की लंबाई x, यानी आयत है, डायग्राम का नाम हमें यहाँ पे क्या बोला है, आयत बोला है। उसकी लंबाई दे रखा है, उसकी चौड़ाई भी दे रखा है। हाँ? पहले उसको हम लिख लेते हैं। आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। यानी आयत की लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई जो है वो y सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में जो बात किया है, एक परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल इन दोनों को भी लिखते हैं। आयत का परिमाप बराबर p, परिमाप जो है उसको हम डिनोट कर दिए, वो p है। आयत का क्षेत्रफल को हम डिनोट कर दिए a से, ठीक है। इसको हम लेट कर लिए। आयत का परिमाप जो है वो p है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो a है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न को पढ़ेंगे और हम उसमें जो भी चीज़ दे रखा है, गिवन है, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यानी लंबाई बोला है घट रही है, कितने से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अभी यहाँ पे लिखे थे y का मान बढ़ता है तो dy/dx धनात्मक, और x के मान बढ़ने से y का मान घटता है तो dy/dx का मान ऋणात्मक। यानी अगर बढ़ रहा होगा तो धनात्मक और घटेगा तो ऋणात्मक। यहाँ पे क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी कि कम हो रहा है। कम हो रहा है यानी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी -3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये क्या चीज़ है, तो आयत की लंबाई का मतलब x, यानी कि dx, अब बटे में क्या होगा, मिनट, तो मिनट का मतलब टाइम, ठीक है। dx/dt का मान आ गया -3 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन। और चौड़ाई y, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, क्वेश्चन दे रखा है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे क्या है, 4 है। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इंक्रीज कर रहा है। जब बढ़ेगा उस समय क्या होगा, धनात्मक। चौड़ाई यानी कि dy/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी चौड़ाई जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये दोनों चीज तो दे रखा है। अब देखिए, तब
आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। यानी आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखो पहला पॉइंट, आयत का परिमाप, परिमाप को हम किसे लिखे थे? पी से। परिमाप क्या था? पी। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला तो आपको पता है। जो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई x, चौड़ाई x, ये y। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें परिवर्तन निकालेंगे किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन। तो p का डिफ्रेंशिएशन dp बाई डी टी इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, x का क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी टी प्लस y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी। ठीक है, तो dp अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू dx बाई डी टी का मान -3, dy बाई डी टी का मान 4। तो dp अपॉन डी टी इक्वल टू 2 और 4 - 3 1। तो dp बाई डी टी इक्वल टू 2। p का मतलब परिमाप। अब परिमाप क्या होता है? लंबाई। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर मिनट। और ये चीज़ किसे आया? धनात्मक आया। यानी परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा पॉइंट में क्या बोला है? और क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किसे लिखे थे? ए से। ए बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई x और चौड़ाई y। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो a का अवकलन क्या हो जाएगा? dA बाई डी टी इक्वल टू, इसमें एक्स वाई u इंटू भी लगाएंगे। x को वैसे रखिए, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी प्लस y को वैसे रखिए, x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी। ठीक है, dA बाई डी टी इक्वल टू, मान पता है, x का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 10 अगुना dy बाई डी टी, dy बाई डी टी का मान 4 प्लस y का मान क्वेश्चन में दे रखा है 6, dx बाई डी टी का मान कितना है? -3। तो dA बाई डी टी इक्वल टू 10 चौक 40 और -18। तो dA बाई डी टी इक्वल टू 40 - 18 तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और ये क्या चीज़ आया? धनात्मक आया, यानी कि क्या करेगा? ये भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और परिमाप भी बढ़ेगा। बोला था तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर आ गया, ये परिमाप का 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ेगा और ये क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ेगा। दोनों बढ़ेगा ही, क्यों? क्योंकि दोनों का मान क्या है? धनात्मक है। अगर ऋणात्मक आता तो घटता, लेकिन यहाँ पे क्या आया? धनात्मक आया। तो इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे, जो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा उसका मान बढ़ रहा है, अगर उसका मान बढ़ रहा है तो धनात्मक लेंगे और घट रहा है तो क्या लेंगे? ऋणात्मक। बढ़ने पे धनात्मक और घटने पे ऋणात्मक। ठीक है, तो ये हो गया आपको एग्जाम्पल नंबर 4। अब अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन
x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत C ऑफ x रुपये में C ऑफ x बराबर 0.005 एक्स क्यू माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है, 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें बोला है उसका सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5। तो क्वेश्चन तो हम लिख लिए, पढ़ते हैं। बोला किसी वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन के लिए कुल लागत C ऑफ x रुपए में इतना दे रखा है, ठीक है। तो बोला है से प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। हमें सीमांत लागत ज्ञात करना है जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है जहां सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत के तत्कालिक परिवर्तन की दर है। इनकी सीमांत लागत जो है उसको परिभाषा भी लिख दिया है। जो सीमांत लागत का परिभाषा क्या है, इनकी सीमांत लागत को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। सीमांत लागत का हमें परिभाषा भी लिखा हुआ है। तो क्या बोला, जहां सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन से संपूर्ण लागत के तत्कालिक परिवर्तन की दर है, ठीक है, तत्कालिक परिवर्तन की दर। तो हमें लागत, हमें कितने इकाई का प्रोडक्शन किया है, 3 इकाई का, ओनली फॉर 3 इकाई। तो 3 इकाई का जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें दे रखा है, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा जो सॉल्यूशन C ऑफ x इक्वल टू C ऑफ x, देखिए C ऑफ x का मान हमें दे रखा है कितना, 0.005 एक्स क्यू माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, सीमांत लागत। जो सीमांत लागत होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है यानी कि सीमांत लागत, यानी कि MC का मतलब सीमांत लागत, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। जो सीमांत लागत होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इंग्लिश में, और उसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया MC, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का को परिभाषा हमें समझा दिया है क्वेश्चन में ही, हमें सोचना नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जो मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो सीमांत लागत है उसका परिभाषा दे दिया, वो क्या है, तत्कालिक परिवर्तन की दर, परिवर्तन। तो परिवर्तन हम इसमें निकालते हैं, तो 0.005, देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 0.005 एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x
प्लस 30x का डिफ्रेंसिएशन 30 प्लस 5000 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जब x बराबर 3 हो, x बराबर हम 3 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे बोला है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी कि 3 ही इकाई का उत्पादन हुआ है, मात्र 3 इकाई का उत्पादन, यानी कि x बराबर 3, x का मान इसमें 3 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा MC इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0.005 3 इंटू एक्स का मान 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0.02 2 गुना 3 अब प्लस 30। यहाँ से आ जाएगा MC इक्वल टू 0.005 इंटू 27 माइनस 0.02 इंटू 6 अब प्लस 30। यहाँ से आ जाएगा MC बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके इसके साथ ऐड कर देंगे, तो जो भी होगा वो सीमांत लागत हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, तो हम बस आसानी से सब क्वेश्चन जो एकदम आसान है, बस हमें परिवर्तन निकाल रहे हैं, और परिवर्तन का मतलब अवकलन को यहाँ पे हाई लेवल का तो है नहीं, हम इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन अवकलन में हम कर चुके हैं, ये सब तो आसान क्वेश्चन हमें दे रखा है अवकलन का। ठीक है, ऐसे करके हम जो भी चीज़ हमें परिवर्तन की दर होगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगली क्लास जो अपना होगा उस अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज का, यानी कि कौन सा एक्सरसाइज है, अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग का जो NCERT सॉल्यूशन है, सबसे पहला एक्सरसाइज 6.1, NCERT सॉल्यूशन का सबसे पहला एक्सरसाइज 6.1 को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों, ठीक है, क्योंकि 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा, जो क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम पूरा एक्सरसाइज को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन करके, जैसे पीछे भी हर चैप्टर का क्वेश्चन हम करवाते आ रहे हैं, वैसे इसका भी NCERT सॉल्यूशन जो है 6.1 वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में।